सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन टुडेज द हिंदू न्यूज एनालिसिस। एंड आज के द हिंदू में प्रॉपर बात करें 15 फेब के द हिंदू में तो कुछ उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट हाँ कुछ चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है। बट अगर आप 16 फेब यानी आने वाले कल का न्यूज़पेपर जब देख रहे होंगे या फिर ये वीडियो जब आप देख रहे होंगे तो आपको एक इंडियन जुडिशरी में एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन देखने को मिलेगा कि उन्होंने जिस तरीके से लेजिस्लेचर्स को कट डाउन किया है यहाँ पर, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। और मैंने वो टॉपिक एक्सक्लूसिवली इसमें डाला है, इंटेंशनली डाला है कि हाँ आपको पता होना चाहिए, बिकॉज दैट टॉपिक एंड दैट फिगर्स एंड दैट थिंग्स आर वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। चलो, तो पहला टॉपिक है हमारे पास, ये द हिंदू में भी है आज के, बट इसको हम रिलेट करेंगे करंट अफेयर्स से, जो कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया रिसेंटली ऑन इलेक्टोरल बॉन्ड्स, उस पे। तो बीजेपी गॉट 90% ऑफ ऑल कॉर्पोरेट डोनेशंस इन 2022-23। एक्चुअली इलेक्शन वॉच का एक रिपोर्ट आया है 2022-23 का, जिसमें उन्होंने कहा है कि बीजेपी को 90% कॉर्पोरेट डोनेशंस मिले हैं। इकलौता ऐसा पार्टी है जो इसको इतना मिल रहा है। अगर सोच लो कि अगर डोनेशन में 500 रुपया आता है तो 450 रुपया केवल बीजेपी को गया। 500 तो एक बहुत बेयर मिनिमम फिगर है या नेग्लिजिबल फिगर है। ये 500 करोड़ या 5000 करोड़ से भी ऊपर होगा। ठीक है, जितना आप सोच सकते हो इलेक्शन में उससे ज्यादा खर्चा होता है। जहां पर आपकी सोच शुरू होगी ना या खत्म होगी, वहां पर इनका खर्चा शुरू होता है। सेकंड है फार्मर प्रोटेस्ट। दिल्ली में जो फार्मर प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनके बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या डिमांड है और हमारे एग्जाम कैसे वो मोल्ड हो सकता है। एंड बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स, ये इंपॉर्टेंट है। एक नया बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट ऐड हुआ है एंड दैट इज टू बी रीडेड। But first topic is BJP got 90% of all corporate donations in 2022-23 report. देखो, इस टॉपिक को आप दो एंगल से देख सकते हो। एक तो अपने अंदर का पॉलिटिकल जो लस्ट होता है, पॉलिटिकल लस्ट टुवर्ड्स अ पॉलिटिकल पार्टी, उसको हटा के जब देखोगे तब ये चीजें बेटर दिखेंगी। बेसिकली मेरा ये कहने का मतलब है कि आप अपने ऊपर से एक चश्मा हटा के देखो तो ये चीजें दिखेंगी, नहीं तो नहीं दिखने वाली ऑनेस्टली। डोनेशन क्या होता है, कॉर्पोरेट डोनेशन क्या होता है? जैसे देखो, कभी भी पॉलिटिकल पार्टी जब इलेक्शन लड़ती है तो उनको उसके लिए चाहिए होता है पैसा, और ये पैसा कहां से आएगा? उनकी जेब से तो आएगा नहीं, ये देते हैं कॉर्पोरेट्स। कॉर्पोरेट्स क्यों देंगे? आपको भी लगता होगा कॉर्पोरेट क्यों देंगे सर, ये पैसा क्यों देंगे कॉर्पोरेट, ऐसा क्या उनको मिल रहा है? अरे जो आगे वो सरकार पॉलिसीज बनाएंगी वो तो उनके लिए ही बनाएंगी ना, उनके फेवर में बनाएंगी। जो इतने आपके जितने भी टेंडर्स निकलेंगे वो उनको दिए जाएंगे, जितने बड़े बड़े टेंडर्स दिए जाएंगे। एंड आई नो आप कहां तक सोच रहे हो और मैं भी वहीं पर जा रहा हूं। चलिए, तो इसमें क्या है, भारतीय जनता पार्टी रिसीव्ड 90% ऑफ कॉर्पोरेट डोनेशंस वर्थ 680.49 करोड़ that 5 national parties together got in 2022-23, says a report by Election Watchdog Association of Democratic Reform. ये 99 में एक बॉडी बनी थी, जिसने 98-99 में बॉडी बनी और जिसने अभी बताया है कि 90% ऑफ कॉर्पोरेट डोनेशन मिला है। और जो पांचों पॉलिटिकल पार्टी को एक डोनेशन मिला होगा, इनका अकेले का है। दिस शोज द अमाउंट ऑफ मनी दे पुट इन इलेक्शन टू विन। एडीआर क्या होता है? इट इज अ ग्रुप ऑफ प्रोफेसर्स फ्रॉम द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद। 99 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनी, एडीआर स्टेट्स एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। ये बेसिकली एक इलेक्शन वॉचडॉग है और ये जितने भी इलेक्शन में हो रहे हैं मेनांस को चेकअप करता है। द मेन रिपोर्ट आर इलेक्शन वॉच एंड पॉलिटिकल पार्टी वॉच, ये दो इनके रिपोर्ट्स आते हैं, इलेक्शन वॉच एंड पॉलिटिकल पार्टी वॉच। इनको ध्यान रखिएगा, आपको आ सकता है बिल्कुल एग्जाम में कि बताइए इलेक्शन वॉच और पॉलिटिकल वॉच कौन रिलीज करता है? एडीआर रिलीज करता है। ठीक है, द फर्स्ट स्टडी वाज टेकन इन 2002 फॉर गुजरात असेंबली इलेक्शंस। जिस साल मोदी जी चीफ मिनिस्टर भी थे गुजरात के, in which the public was given a full study of the background of candidates contesting elections in order to enable them to make educated choice during the polls. It is very important. आप लोगों को लग रहा होगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों काम कर रही है, तो बेटा इनका काम बहुत जरूरी है। बिकॉज आपको अगर पता नहीं होगा कि आपका एमपी और एमएलए कितना पढ़ा लिखा है, तो आप कैसे वोट कर सकते हो उनको? किस नाम पे वोट करोगे, क्यों वोट करोगे? कोई पढ़ा लिखा कैंडिडेट होगा तभी तो वो आपकी बातों को समझेगा, उससे तभी तो पता होगा कि एमपी लैड और एमएलए लैड क्या होता है, जो एमपी लैड फंड्स होते हैं, एमएलए लैड फंड्स होते हैं, वो क्या होता है, उसका तभी तो यूज हो पाएगा। नहीं तो बाबा साहब ने एक बात कही थी, बाबा साहब इन द सेंस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक बात कही थी, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी के। एजुकेट करिए, एजिटेट करिए और ऑर्गेनाइज करिए। और लीडर्स यही नहीं चाहते हैं।
अगर एक एजुकेटेड सोसाइटी होगी तो दे विल क्वेश्चन, ठीक है, ये क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों कर रहे हो ऐसा, ठीक है। एक स्टेट का रोल ये तो नहीं था, स्टेट का रोल था डीपीएसपी के हिसाब से काम करना, क्या आप कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। वही चीजें हैं, एक एजुकेटेड चॉइस होनी चाहिए आपकी पोल्स में। अब मेन है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में, कि ये जो पैसा आ रहा है कॉर्पोरेट्स का वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू आता है, डायरेक्ट वो जाके नहीं देते थे कि हाँ ये लीजिए ये 500 करोड़ मेरे तरफ से, ऐसे नहीं दिया जाता है चंदा। ये चंदा दिया जाता है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जैसे। अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स, आज सुबह सुबह क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास की और उन्होंने कहा इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड एसबीआई शुड रिवील द डिटेल्स ऑफ डोनर्स। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं और एसबीआई बताएं कि डोनर किसको पैसा दे रहे हैं और कितना दे रहे हैं। दिस इज मच इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू द फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ठीक है। इलेक्शन शुड ओनली नॉट बी फ्री एंड फेयर, इट शुड बी विजिबल टू बी फ्री एंड फेयर, दिखना चाहिए कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहा है। तो इसी हम आगे देखते हैं इसी प्रॉब्लम में कि आगे इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या क्या चीजें होती है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स आर मनी इंस्ट्रूमेंट्स लाइक प्रॉमिसरी नोट्स that companies and individuals in India can buy from authorized branches of SBI, ठीक है। Any donor who is Indian citizen or incorporated or established country can buy the bond। तो ये क्या है सर? इलेक्टोरल बॉन्ड्स बेसिकली एक तरह का प्रॉमिसरी नोट होता है जिसमें इंडिविजुअल या बॉडी कॉर्पोरेट जो कि इंडिया में स्टैब्लिश्ड है, और इंडिया में कोई भी इंडिविजुअल जो कि सिटीजन ऑफ इंडिया है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दे सकता है, ठीक है। अब डोनेशन देने का अमाउंट का एक फिगर भी है, वो भी आपसे बात करेंगे अभी हम। अब इस बॉन्ड में प्रॉब्लम क्या है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इसमें पता नहीं चलेगा कि आपने किस पॉलिटिकल पार्टी को पैसा दे दिया या किस ये पैसा दिया। तो इस पे ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया। बॉन्ड का अमाउंट 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ तक जा सकता है। पेमेंट कैन बी मेड थ्रू चेक, डिमांड ड्राफ्ट, इंटरनेट बैंकिंग, किसी भी तरीके से कर सकते हो। टू प्रोटेक्ट द डोनर्स आइडेंटिटी द बॉन्ड डज नॉट कंटेन देयर नेम बट अ यूनिक अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर। एक अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर होगा जिससे पता नहीं चलेगा कि कौन दे गया पैसा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम था कि भाई कैसे पता चलेगा किसने दिया, नहीं पता चलेगा सा। एलिजिबिलिटी क्या है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 29A ऑफ आरपी एक्ट which secured at least 1% of the votes polled in the most recent लोकसभा एंड स्टेट इलेक्शन। बहुत आसान सी एलिजिबिलिटी है कि लोकसभा या स्टेट इलेक्शन में आपको 1% वोट मिलना चाहिए, आप 29A सेक्शन 29A ऑफ आरपी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होने चाहिए और आपका एक वेरीफाइड अकाउंट होना चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ जिसमें आप बॉन्ड डिपॉजिट कर सको, ठीक है। बस इतना एलिजिबिलिटी है तो आपको वो बॉन्ड मिल सकता है, आपको पैसे मिल सकते हैं। इलेक्टोरल ट्रस्ट स्कीम वाज नोटिफाइड इन जनवरी 2013। अंडर द स्कीम एनी कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 25 ऑफ कंपनीज एक्ट कैन फॉर्म एन इलेक्टोरल ट्रस्ट, ठीक है। ये भी एक नया चीज था इलेक्टोरल ट्रस्ट, ये 2013 में आया था इलेक्टोरल ट्रस्ट, ठीक है। 2013 के एक्ट से इन्होंने इंक्लूड कर दिया था इलेक्टोरल ट्रस्ट। बट इलेक्टोरल बॉन्ड्स की कहानी उसके बाद शुरू होती है 2018 ऑनवर्ड्स, जब गवर्नमेंट ने फाइनेंस एक्ट 2017 में अमेंडमेंट करके इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब देखते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स है क्या। अंडर 17C ऑफ इनकम टैक्स एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, कंपनी रजिस्टर्ड और फर्म और a Hindu undivided family or association of persons living in India can donate to an electoral trust। इलेक्टोरल ट्रस्ट पे कोई भी पैसा डाल सकता था, इतनी सारी ओपन थी इलेक्टोरल ट्रस्ट पे पैसा डालने की। अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स की वैलिडिटी होती है 15 दिन की, कि आपने डिपॉजिट किया 15 दिन के अंदर अंदर वो आपको इनकैश करा लेना है। एडीआर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस पे जाने से पहले अभी क्या प्रॉब्लम थी, 2018 में जब इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड को इंप्लीमेंट किया तो पैसे बहुत आए इनके पास, 90% ऑफ अमाउंट जो थी वो रूलिंग गवर्नमेंट के पास थी। तो जिसके पास ज्यादा पैसा होगा देयर आर चांसेस कि दे कैन इन्फ्लुएंस द पीपल एट लार्ज एंड इट इज वेरी वेल नोन, ठीक है। ये बहुत ही पब्लिक डोमेन में, मुझे ऐसा कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है बिकॉज इट इज इन पब्लिक डोमेन। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक केस फाइल किया गया एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब ने कहा इंफॉर्मेशन अबाउट फंडिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव एक्सरसाइज ऑफ द चॉइस ऑफ वोटिंग, कि हम किसे वोट कर रहे हैं और उस पर्सन को कौन पीछे से सपोर्ट कर रहा है मुझे पता होनी चाहिए, आई हैव द कंप्लीट राइट, ठीक है। जैसे यूएस में तो बॉडीज बटे हुए हैं कि हाँ किसने कौन किसको सपोर्ट कर रहा है पता है, इंडिया में पता नहीं होता है बिकॉज ऑफ दिस हेल ऑफ ट्रांसपेरेंसी, कि आपने ट्रांसपेरेंसी खत्म कर दी। तो डेट्स व्हाई दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट और सुप्रीम कोर्ट ने अपना भी कड़ा रुख लिया कि भाई नहीं आपको करना है।
सुप्रीम कोर्ट में एक यूनानिमस जजमेंट आया और उस जजमेंट की ये डायरेक्ट आपको स्क्रीनशॉट ही है जजमेंट यूनानिमस जजमेंट में उन्होंने कहा कि अकॉर्डिंग टू इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम एंड द अमेंडमेंट्स टू सेक्शन 29C ऑफ आरपी एक्ट, सेक्शन 183 क्लॉज 3 ऑफ कंपनी एक्ट, सेक्शन 13A क्लॉज B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट आर वायलेटिव ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन अंडर आर्टिकल 19(1)A। ये सब फंडामेंटल राइट 19(1)A का वायलेशन कर रहे हैं, बिकॉज फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन का डायरेक्ट वायलेशन है। और सेकंड, whether unlimited corporate funding to a political party envisaged by the amendment of the Companies Act violates the principle of free and fair election. So you are just nonetheless then murdering the very sole democratic idea of India. फ्री एंड फेयर इलेक्शन को वायलेट कर रहा है आपका ये अमेंडमेंट, और आपका अमेंडमेंट आर्टिकल 19(1)A को वायलेट कर रहा है। ये टाइम थोड़ा सा बड़ा क्रूशियल है जिस टाइम पे ये आया है, और डायरेक्ट भी किया गया है कि एसबीआई जो कि ऑथोराइज्ड ब्रांच है इलेक्टोरल बॉन्ड्स को एक्सेप्ट करने के लिए, वो रिवील करे डेटा। ठीक है, डेटा रिवील करना जरूरी है यहाँ पर, बिकॉज आर्टिकल 19(1)A का वायलेशन है हमारा और आपका वायलेशन है आर्टिकल 19(1)A का। और उसके बाद फ्री एंड फेयर इलेक्शन का वायलेशन है कि कैसे फ्री एंड फेयर होगा, ये दिखेगा ही नहीं फ्री एंड फेयर है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये कंपनीज एक्ट के हिसाब से आप छुपा ही रहे हो सारा डेटा, तो ये आप डाटा नहीं छुपा सकते। So these were the cases and it is very much important as per your exam point of view. Now farmers protest Delhi. देखो फार्मर्स प्रोटेस्ट में बेसिकली ये है क्या है कि एक फार्मिंग यूनियन है जो कि किसान मजदूर मोर्चा के अंदर, केएमएम के अंदर, और संयुक्ता किसान मोर्चा जो कि एक नॉन पॉलिटिकल पार्टी, उन्होंने एक प्रोटेस्ट होल्ड किया है। बेसिकली ये प्रोटेस्ट बहुत सारे रीजनों से हो रहा है। उनका जो डिमांड्स है वो है फुल डेप्थ वेवर फॉर फार्मर्स एंड लेबरर्स, इम्प्लीमेंशन ऑफ लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 जो कि काफी इंटरेस्टिंग था। लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 हो नहीं पाया, बट अगर ये होता है तो काफी हद तक मतलब फार्मर्स और बाकी लोगों को हेल्प होगी। ठीक है, पनिशमेंट फॉर द परपेट्रेटर्स ऑफ अक्टूबर 2001 लखीमपुर खेरी किलिंग्स, ये पूरा इंडिया जानता है ये चीज कि कितना ग्रूसम था वो। इंडिया शुड विड्रॉ फ्रॉम द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड फ्रीज ऑल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। ये थोड़ा सा अब्सर्ड भी है ये डिमांड, बट आई अग्री ये अब्सर्ड है, बिकॉज एक ग्लोबल इकोनॉमी में ये चीज प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी अगर आप ये फ्री लेजिस्लेचर का कॉन्सेप्ट खत्म करेंगे। पेंशन फॉर फार्मर्स एंड फार्म लेबरर्स, ये भी अपने आप में टिपिकल चीज है कि पेंशन प्रोवाइड करना बहुत मुश्किल है। कंपनसेशन फॉर फार्मर्स हु डाइड ड्यूरिंग द दिल्ली प्रोटेस्ट इंक्लूडिंग अ जॉब फॉर वन फैमिली मेंबर, इट इज प्रीटी मच ओके। द इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 शुड बी स्क्रैप्ड। अब उस अमेंडमेंट के कुछ चीजें हैं जो स्क्रैप हो सकते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर फार्मर्स। 200 instead of 100 days employment and MG नरेगा पर ईयर, डेली वेजेस 700 स्कीम शुड बी लिंक्ड विद फार्मिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। ये जो आप मनरेगा की बातें कर रहे हो, द हिंदू ने बहुत बार मनरेगा के बारे में लिखा है कि भाई मनरेगा में जो 100 दिन का रोजगार है, क्या उसमें लोगों को पैसा मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, लोगों को पैसा नहीं मिल पा रहा है। ये 700 है ना, ये केरला वगैरह में मिल जाता होगा, आप कभी बिहार यूपी हरियाणा घूम के आओ, 400-500 रुपए भी नहीं मिलते लोगों को ढंग से। नेशनल कमीशन फॉर स्पाइसेस सच एज चिली एंड टर्मरिक एक्सेट्रा, ताकि उनको अच्छा दाम मिल पाए। ठीक है, तो ये कुछ डिमांड्स है फार्मर्स की। अब इस डिमांड के पीछे एक डिमांड और है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो कहीं ना कहीं हमें 2004 में लेके जाती है, जब फार्मिंग कमीशन बनी थी एमएस स्वामीनाथन के अंदर। डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन, द ग्रीन मैन ऑफ इंडिया बेसिकली, ठीक है, was constituted in 2004 under the chairmanship of प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन। रिपोर्ट में कुछ सजेशंस थे। एमएस स्वामीनाथन ने कुछ C2+50 फॉर्मूला दिया था जो एक बार क्लैट पूछ चुका है, C2+50% फॉर्मूला, बट अभी चलता है A2+FL2। ठीक है, ये देखेंगे कि अभी क्या क्या है ये दोनों चीजें, क्योंकि ये जानना जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि लोग ये भीड़ भाड़ में भूल जा रहे हैं कि ये क्या था। क्रॉप्स अंडर एमएसपी, द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट प्राइसेस, CACP ने रिकमेंड किया था एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस कैसे होनी चाहिए फॉर 22 मैंडेटेड क्रॉप्स, जिसमें वो फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस देंगे। CACP ने की अटैच मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। इस मैंडेट में 14 क्रॉप थे ऑफ खरीफ सीजन, 6 राबी और 2 कमर्शियल क्रॉप्स थे उसमें। काइंड्स ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, CACP ने कहा कि हम A2+FL के हिसाब से काम करेंगे। A2 क्या है? ऑल पेड आउट कॉस्ट डायरेक्टली इनकर्ड बाय द फार्मर इन कैश एंड काइंड्स ऑन सीड, जितना भी उनको पैसा लगा है उस पर्टिकुलर क्रॉप को उगाने में, वो पैसा तो हमको हम देंगे, एटलीस्ट एमएसपी में ये चीज इंक्लूड करेंगे। और A2+FL में क्या है? A2 प्लस एन इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ अनपेड फैमिली लेबर, जो अनपेड फैमिली लेबर है उनको भी हम एड ऑन करेंगे इसमें।
बट A2+FL में प्रॉब्लम ये है कि उसमें दाम कम हो जाता है। वहीं C2 में ये मोर कॉम्प्रिहेंसिव है, इसमें रेंटल्स, इंटरेस्ट फॉरगॉन, वो सब कुछ जोड़ लिया जाता है। MS स्वामीनाथन कमेटी ने रिकमेंड किया था C2+50 और रमेश चांद की कमेटी ने रिकमेंड किया था C2+10% फॉर्मूला। तो MS स्वामीनाथन के फॉर्मूला को कांग्रेस सरकार ने भी मतलब नजरअंदाजी किया था एक तरह से देखा जाए तो। अगर वो कर देते अगर 2014 में तो कुछ ना कुछ हो जाता उनका भी, बटा मे भी अब देखो कर ले। C2+50 करना बहुत मुश्किल है, कर सकती है सरकार, बट उसके लिए चाहिए बहुत अच्छी खासी स्ट्रैटेजी, जो कि मुश्किल है। ये कुछ बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स है इंडिया के। इंडिया में टोटल 40 अराउंड बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है अंडर सेक्शन 37 बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हेरिटेज एक्ट 2002 के हिसाब से, और ये कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी आया था 1992 में, ठीक है। इसके हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट डेजिग्नेट करती, करेंटली हुआ क्या है, उड़ीसा गवर्नमेंट डिक्लेयर किया है गुप्तेश्वर फॉरेस्ट इन कोरातपुर डिस्ट्रिक्ट इज इट्स 4th बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। इट इज इंपॉर्टेंट। वेस्ट बंगाल में हाईएस्ट नंबर है, 8 के आसपास है। सुंदरबन इज लार्जेस्ट एंड बोंदला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज द स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द स्टेट ऑफ गोवा, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखिए कि क्या है। अब एक और व्हाट नॉट टू बी मिस्ड में है जेंडर इक्वालिटी से रिलेटेड, अच्छा आर्टिकल है, पढ़िएगा, आपके रीजनिंग और इंग्लिश पर्सपेक्टिव से काम आएगा ये आर्टिकल ना। कुछ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन, इट्स UAE, जहां मोदी जी होके आए हैं। गिनी इंडेक्स इलिटरेसी के लिए है, गिनी इंडेक्स, ठीक है। सॉरी, इनकम इनइक्वालिटी। द कमिटी ऑफ रैशनलाइजेशन ऑफ फिल्म अवार्ड्स हैज रिकमेंडेड विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल फिल्म अवार्ड be renamed as the best film on social issue. It's Nargis Datta Award for best feature film on national integration. So is the answer. So ये थे आज के 3 क्वेश्चंस, और जो आपको चीजें हैं जो पॉलिटिकली नहीं बल्कि एकेडमिकली देखनी चाहिए, दैट इज MSP एंड सुप्रीम कोर्ट्स वर्डिक्ट ऑन इलेक्टोरल बॉन्ड्स, उन दोनों को अच्छे से देखिए, आपके एग्जाम में पूछने के बहुत प्यारे अच्छे चांस है। तो प्लीज बी प्रिपेयर दिस टॉपिक्स बिकॉज दीज आर द वेरी हाई टेंडेंसी टू आस्क इन योर एग्जामिनेशन इररेस्पेक्टिव इट इज क्लैट, आईलेट, CUET, DU, एनी अदर एग्जामिनेशंस। इन दोनों टॉपिक्स को जरूर करके जाइएगा, आपको क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि पहला टॉपिक पॉलिटी से रिलेटेड है और दूसरा टॉपिक आपका कहीं ना कहीं सोशल इश्यूज और फार्मिंग से रिलेटेड है। चीजें बहुत हाइप अप है। MS स्वामीनाथन कमीशन के बारे में पूछा जा चुका है, एक बार और पूछ लिया जाए तो आई डोंट थिंक इट इज वेरी big thing to ask. Thank you. That's all from my side.